नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज प्राइम टाइम में बात करेंगे तीसरे मोर्चे के तिकड़म की। जी हां, कोल ब्लॉक का आवंटन और उस पर सीएजी की रिपोर्ट और उसके बाद उस पर गरमाया राजनीतिक माहौल और विपक्ष का संसद न चलने देना। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है तो वो है तीसरा मोर्चा, जिसकी अगुवाई मुलायम सिंह कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात निकल के भी अब सामने आ रही है, या ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव की प्रधानमंत्री बनने की जो ख्वाहिशें हैं, शायद उसके लिए भी उनको बैठे बिठाए एक बड़ा मौका मिल गया है। तो आज प्राइम टाइम में इसी पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो तीसरे मोर्चे की तिकड़म है वो इस वक्त के जो ताजा राजनीतिक हालात हैं उसका किस तरीके से फायदा उठाएंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान मौजूद रहेंगे। मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बालाजी मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा मुरारी शरण शुक्ला, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर जो तीसरे मोर्चे का तिकड़म है वो अब किस तरीके से अपना रंग लेगा। लेकिन पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। कोयले पर संसद की कार्रवाई फिर हुई बाधित। मुलायम बोले, सरकार और विपक्ष के खिलाफ दंगे धरना। संसद भवन के गेट पर धरना देंगे। मुलायम सिंह की कहीं ये तीसरे मोर्चे की कवायद तो नहीं। अब वाम दलों ने भी दी चेतावनी। कहा, संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करना गलत। और सीएजी को खिलाफ जो बात प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ये गलत बात। कोयले के काले खदानों की काली डील पर आई कैग की सफेद रिपोर्ट ने केंद्र की राजनीति में एक नया माहौल पैदा कर दिया है। ये नया माहौल अब देश की राजनीति में एक तीसरे मोर्चे की ओर इशारा कर रही है। कोयले पर आई कैग की रिपोर्ट पर विपक्ष के लगातार हंगामे और संसद न चलने देने के बाद अब सभा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने सरकार और विपक्ष से दो हाथ करने की सोच ली है। मुलायम सिंह ने चेतावनी दी है कि वो अब सरकार और विपक्ष की कार्यप्रणाली का विरोध कर संसद के बाहर वाम दलों के साथ मिलकर धरना देंगे। साथ ही कोयले में सरकार की भागीदारी की भी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जजों की कमेटी से जांच करवाने की मांग करेंगे। कोयला के क्षेत्र में घोटाले की दोषी लोगों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच कराने का मांग करेंगे और उनको सजा दिलाने की मांग करेंगे। इधर बीजेपी कांग्रेस आपस में हार मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं मुलायम सिंह ने वाम दलों सीपीएम और सीपीआई के साथ मिलकर सरकार और विपक्ष के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मुलायम सिंह के तेवरों को देखकर भी अब साफ झलक रहा है कि मुलायम सिंह कहीं केंद्र में तीसरे मोर्चे की जुगत में तो नहीं लग गए, क्योंकि मुलायम सिंह पहले भी कई बार पीएम बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अगर मुलायम सिंह ने यहां पर तीसरे मोर्चे के संकेत दिए तो आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में तीसरे मोर्चे का मतलब होगा एक नई ताकत, जिसका सामना करने के लिए इन दोनों पार्टियों को फिर से राजनीतिक जोड़ तोड़ की जरूरत होगी, जो कि राजनीति की सबसे बड़ी मुसीबत है। उधर कैग की रिपोर्ट पर सरकार के रवैये को देखते हुए वाम दलों ने सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा है कि हमें संवैधानिक संस्थाओं का अनादर और सम्मान करना चाहिए, नहीं तो वह संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करने वाले की हमेशा निंदा करेंगे। और सीएजी को खिलाफ जो बात प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ये गलत बात, संविधान विरोधी बात। ये बात इनको नहीं बोलना चाहिए था। हमारा संविधान में 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, सीएजी, सीवीसी एंड इलेक्शन कमीशन। उधर मानसून सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ता देख कोयले पर आई कैग की रिपोर्ट पर संसद के अंदर बहस करने की मांगे तेज हो रही हैं। एनडीए के अंदर भी चर्चा पर अलग अलग राय बन रही है, लेकिन बीजेपी ने अकेले भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को आगे ले जाने की ठान ली है। बीजेपी का स्टैंड तो क्लियर है। बीजेपी प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहती है और सरकार संसद में बहस। ऐसे में दूसरी राजनीतिक पार्टियां वाम दलों के साथ मिलकर क्या गुल खिलाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ हेमंत पांडे, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो अब अन्य राजनीतिक पार्टियां इस पूरे माहौल का किस तरीके से फायदा उठाएंगी, यही आज का पूरा इशू है। तो यानी कि जो तीसरे मोर्चे का तिकड़म है वो यहां पे शुरू हो गया है। और मुलायम सिंह यादव पहले भी बयान इस तरीके के दे चुके हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, उसके कारण मुलायम सिंह काफी सुर्खियों में भी रहे थे। बहरहाल आज इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बालाजी की तरफ रुख करता हूं। बालाजी, ये जिस तरीके का कल प्रदर्शन खासतौर से मुलायम सिंह के द्वारा किया जा रहा है, तीसरे मोर्चे के तिकड़म के तौर पर आप इसको देख पा रहे हैं?
बिल्कुल आपने सही कहा, दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह से मुलायम सिंह का पिछला बयान आया था, उस बयान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी बिल्कुल एक अनुकूल अवसर उन्हें नजर आ रहा है, जब अपने तीसरे मोर्चे की हांडी को एक बार फिर से वो आग पे चढ़ाएंगे और तीसरे मोर्चे की खिचड़ी अलग पकाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो तमाम गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा जो दल हैं उन दलों से लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने पहले भी कहा था कि अगली सरकार तीसरे मोर्चे की होगी। तो इसके लिए अभी अनुकूल समय है, वाम दलों का भी उन्हें समर्थन मिला है और फिर दूसरे जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपा दल हैं उसकी तरफ से भी सकारात्मक संकेत उन्हें जब प्राप्त हो रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये बड़ा अनुकूल अवसर है और इस समय वो अपने तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि सरकार और विपक्ष को एक तीर से दो निशाना साधेंगे वो और कल धरने पे बैठेंगे। जी बिल्कुल, और ये लग भी रहा है कि मुलायम सिंह शायद ये जो राजनीतिक हालात इस वक्त जो बने हुए हैं उसको हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। बहरहाल मुरारी जी की तरफ करता हूँ। मुरारी जी, कल का जो प्रदर्शन है, मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से बैठने वाले हैं, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ वो दिखाने वाले हैं कि आप बहस कराइए और आप संसद को चलने दीजिए, ये दोनों मुद्दे लेकर के कल वो संसद पे बैठेंगे धरने पर। किस तरीके से आप इस पूरे प्रदर्शन को देख रहे हैं? ये प्रदर्शन पूरी तरह से अवसरवादिता का एक मिसाल है। मुलायम सिंह यादव का इतिहास रहा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बार बार बैठने के पश्चात भी उत्तर प्रदेश को कहां से कहां तक पहुंचाया, ये उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष है। जब देश आज़ाद हुआ था उत्तर प्रदेश विकास के सीढ़ी पर नंबर 1 था और आज उत्तर प्रदेश विकास की सीढ़ी पर बहुत नीचे है। तो यह स्थिति उत्तर प्रदेश की शायद मुलायम सिंह यादव के कुशासन और उनके अक्षमता का ही परिचायक है। और अगर वो ये युगत लगाते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच भी गए तो शायद देश की भी वही दुर्दशा ये करना चाहेंगे जो दुर्दशा इन्होंने उत्तर प्रदेश की है अपने नेतृत्व में। जी बिल्कुल, और वाकई में ये जो तिकड़म इस वक्त लगाया जा रहा है, बहरहाल माहौल इस वक्त का जो है वो तो यही कहता है कि जो बहस है वो संसद में होनी चाहिए या इसके ऊपर कोई निष्कर्ष जरूर निकलना चाहिए, लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने से भी यहाँ पे मुलायम सिंह नहीं चूक रहे हैं, इसलिए तीसरे मोर्चे का तिकड़म भी यहाँ पे लगाया जाए। बालाजी, मुलायम सिंह यादव की अगर हम लोग बात करें, सपा ने अभी पिछले दिनों जब यूपीए बहुत ज्यादा संकट में थी तो अपना समर्थन उसको दिया हुआ था। ऐसे में अब आज वो ये कह रही है कि हम सरकार के भी खिलाफ हैं, विपक्ष के भी खिलाफ हैं। ये किस तरीके का चरित्र है मुलायम सिंह का? देखिए, एक राजनीतिक कवायद है, राजनीतिक स्टंट है। सरकार के साथ तो हैं ही, सरकार के खिलाफ नहीं है। इस मुद्दे पे वो ये जो अवसर पैदा हुआ है उनके लिए, बिल्कुल मुरारी जी ने ठीक कहा कि अवसरवादी राजनीति का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस अवसर को वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए देख रहे हैं, मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए। इस समय ये स्थिति है कि एक राजनीतिक दलों का एक बड़ा वर्ग ये चाहता है कि संसद में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत हो। दूसरी तरफ जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट आई है, प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ छवि थी वो जरूर दागदार हो गई है। कांग्रेस अभी बैकफुट पर है और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री पर कहीं ना कहीं नैतिक दायित्व लेने की जिम्मेदारी, उसका एक दबाव है। तो ऐसे ये जो बड़ा अनुकूल अवसर है कि वैसे दल जो न तो कांग्रेस को चाहते हैं न वो बीजेपी से भी उतना ही किनारा करते हैं, क्यों न उनको मिला करके तीसरा मोर्चा बनाया जाए और अगले चुनाव में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में कम से कम तीसरे मोर्चे की अगर सरकार नहीं बन सके तो किंग मेकर की भूमिका में तो हो, मैक्सिमम पॉलिटिकल बार्गेन किया जा सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए। और जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ये जो स्वर्णिम सफलता मिली है, अखिलेश जब से मुख्यमंत्री की कमान उन्होंने संभाला है, तो मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से केंद्र की राजनीति को फोकस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है अभी पिछले कुछ दिनों के उनके बयानों को देखकर कि केंद्र की सत्ता के ऊपर काबिज होने के लिए मुलायम सिंह यादव अभी वो तमाम तिकड़म और कवायद कर रहे हैं और ये अवसर उनके लिए बड़ा मुफीद है, इसलिए शायद ये सारे तिकड़म, इस अवसर को वो भुनाने की कोशिश करें। बालाजी, आप कहीं मध्यावधि चुनाव की भी यहाँ पे सुबुगाहट देख पाते हैं? क्योंकि अगर इस तरीके का एक प्रदर्शन चलता है या फिर जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा भी हमारी रिपोर्ट में भी कि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर रास्ता क्या निकलेगा? क्या ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं या कुछ वैसे आसार आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, मध्यावधि चुनाव के आसार मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी दल अभी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इस स्थिति में मध्यावधि चुनाव हो, क्योंकि अगर अभी ये चुनाव होता है मध्यावधि चुनाव तो इसका सबसे बड़ा अगर खामियाजा
भुगतना पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी है, सत्ता पक्ष के दल हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी भी अभी इस बात को लेकर तैयार नहीं, अभी उसमें इस बात का मंथन चल रहा है कि अगले प्रधानमंत्री का दावेदार कौन हो। जी। एनडीए में भी जनता दल यूनाइटेड अपने वोट बैंक को देख रहा है और तमाम राजनीतिक विकल्पों की तलाश कर रहा है। उसे लग रहा है कि अगर इस समय में मध्यावधि चुनाव होगा तो वह पोह की स्थिति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मध्यावधि चुनाव को नजर में रखते हुए और आगामी चुनाव को नजर में रखते हुए जनता दल यूनाइटेड अभी से ही एनडीए में अपने दबाव को भाजपा के ऊपर डाल रहा है कि हमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहिए। बाकी के तमाम दलों की भी लगभग कमोबेश यही स्थिति है। वाम दल इस मामले में न्यूट्रल नजर आता है, लेकिन वो भी नहीं चाहेगा कि अगर मध्यावधि चुनाव हो तो उसका ठीकरा वाम दलों पे फोड़ा जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तमाम राजनीतिक दल इस समय में मध्यावधि चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर बैठे हैं या इस बात के लिए वो तैयार हैं। इसलिए मध्यावधि चुनाव की बात करना ये स्टंट हो सकता है, धमकियां हो सकती हैं, हम समर्थन वापस ले लेंगे। ममता बनर्जी ने कई बार ऐसी स्थिति पैदा की है, लेकिन मायावती और मुलायम ने आकर के केंद्र सरकार को संभाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2014 के पहले कोई भी दल चुनाव करने की स्थिति में होगा। हाँ, गुजरात विधानसभा चुनाव होने के बाद अगर वहां के परिणाम अनुकूल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक पहल के रूप में देख सकती है कि अगर मध्यावधि चुनाव का उपयुक्त मौका क्या हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, और गुजरात चुनाव के बाद भी हो सकता है कि स्थितियां स्पष्ट हो पाए। बहरहाल मुरारी जी, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, एक बयान केसरी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं यहाँ पे मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री की जो बात को करते हैं या जो मध्यावधि चुनाव की बात करते हैं। आपको ये जो अब राजनीतिक हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से तीसरे मोर्चे का तिकड़म यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रहा है, कल जो प्रदर्शन होने वाला है, आप मान रहे हैं इस बात को कि ये एक मुंगेरी लाल के सपने की तरह है मुलायम सिंह के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव का ये दिवा स्वप्न है। दिन में सपने वो देख रहे हैं कि चांद तक पहुंच जाएंगे, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन देश का जो युवा वर्ग है, जो आजकल भारत ये समाचार तंत्रों से जो उदासीन हो चुका है और फेसबुक और बाकी ऐसे अन्य समाचारों पर भरोसा करने लग गया है, वो समस्त युवा वर्ग, देश का 65% युवा वर्ग इनकी कारस्तानी को जानता है, इनकी कारगुजारियों को जानता है, और इसलिए वो इनको सिरे से नकारेगा। ये कभी भी संसद में नहीं पहुंच सकते, कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, स्पष्ट है। जी बालाजी, ये जो यूपी विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो जीत मिली, क्या इसको भी आप कहीं कारण मान के देख पा रहे हैं कि मुलायम सिंह का जो मोराल है वो इस वक्त काफी बढ़ा हुआ है? उनको ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में हमने जो जीत हासिल करी है, एक जो ये कह सकते हैं मिरेकल तरीके का उन्होंने वहां पे जो किया है और बसपा के जो शासन को उखाड़ के फेंका, उसको देख के मुलायम सिंह यादव इस वक्त थोड़ा ज्यादा हर्ष में है। इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस वक्त मौके का फायदा उठाया जाए तो शायद उनके तीसरे मोर्चे का तिकड़म है उसको वो जमीनी हकीकत में बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव के सपने के पीछे उत्तर प्रदेश में जो उन्हें विशाल जीत मिली है, यही उसका आधार है। उन्हें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ वो बसपा को हटाने में कामयाब रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय और बड़ी पार्टियों को उन्होंने एक साथ पटखनी दे दी। भाजपा और कांग्रेस की वहां पे स्थिति काफी खराब रही, चुनावी प्रदर्शन जो रहा वो ठीक नहीं रहा। तो मुलायम सिंह यादव को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा वहाँ लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटों के मामले में भी भारत का सबसे बड़ा प्रांत है वो, तो वहां पे अगर सपा का परचम फहरा सकता है तो इसके आधार पर कहा भी जाता है कि सबसे ज्यादा इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं और भारतीय राजनीति के केंद्र में है उत्तर प्रदेश, यहाँ से पूरे देश की राजनीति संचालित होती है। तो ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव को कि सबसे बड़े प्रदेश पे जब अगर काबिज हो गए हैं तो दिल्ली का भी जो रास्ता है वो दूर नहीं है, साफ हो गया है, बिल्कुल और दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है उनके लिए, और इसीलिए सारी कवायद हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और जिस तरीके से सपा की तरफ से बयानबाजियां भी हो रही है उसको देख करके भी यही लग रहा है कि सपा थोड़ी सी आश्वस्त यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। बात सपा की हो रही, तो आइए आपको सुनाते हैं सपा प्रवक्ता मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। अभी ये कोई थर्ड फ्रंट की शुरुआत न मानिएगा, ये तात्कालिक स्थिति पैदा हुई, उस पर जो हमारे मन और विचार के लोग हैं एक साथ आ रहे हैं, इसको तृतीय मोर्चे की शुरुआत अभी स्वीकार कर लेना ये उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस आज देश इस तरह का महाज चाहता है, और उस महाज को बनाने में यदि कोई कोशिश होती है तो सबको उसमें सहयोगी होना चाहिए।
देखिए, हम एलाइज नहीं है गवर्नमेंट के, हम आउटसाइड सपोर्टर, और भ्रष्टाचार के मामले में और महंगाई के मामले में हम सरकार नहीं है, केवल इसलिए कि इस देश में अस्थिरता न पैदा हो। हर साल चुनाव भारत जैसा गरीब देश बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए हम अपनी बैसाखी इस सरकार को थमा देते हैं। हम इस बात का कल रिहर्सल करना चाहते हैं कि संसद जनता के दुख और दर्द का आईना, उसको चलाते रहना ये विपक्ष के हित में सबसे अधिक है, और विपक्ष ही उसको रोके, ये तो मैं ऐसा समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र की अपने हाथ से गला काटने जैसी बात है। तो मोहन सिंह का आपने बयान सुना, बहुत सारे सवाल मोहन सिंह के इस बयान से निकलते हैं। बालाजी, कई सवाल यहां पर निकले हैं। पहली बात तो ये कि जब वो ये इस बात से नकार रहे हैं कि आप अभी से तीसरे मोर्चे की शुरुआत मत समझिए, मतलब मन में तीसरा मोर्चा है यहां पर। दूसरी चीज ये कि अगर वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो बैसाखी थमा देते हैं जब जरूरत होती है कि स्थिरता की, तो क्या वो इस एक ऐसी सरकार को बैसाखी नहीं थमाते जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से कंठ तक लिप्त है? यानी वो बैसाखी थमा देते हैं कि आप आगे बढ़िए और भ्रष्टाचार करिए। इस तरीके के सवाल यहां पर निकल कर सामने नहीं आ रहे। आखिर ये सपा क्या यहां पर प्रूफ करना चाह रही है? देखिए, सपा के बयानों से वो खुद विरोधाभासी बयान दे रहे हैं जी कि हम सरकार में नहीं भी हैं, सरकार में हैं भी, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल एक तरह के कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी के भीतर एक डील है जो आम जनता जिसे समझती है। और पिछले यूपीए 1 में भी जिस तरह से अमर सिंह ने सरकार के लिए लॉबिंग की थी, जब परमाणु करार मुद्दे पर पूरे संसद में चर्चा हो रही थी और मत विभाजन हो रहा था, तो अमर सिंह उसके सबसे बड़े पैरोकार थे और यूपीए 1 को बचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उस समय वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया था। इस बार भी जब सरकार डगमग स्थिति में नजर आई ममता बनर्जी के लगातार धमकियों और बयानों के बाद, तो मुलायम सिंह यादव सरकार के समर्थन में उठ खड़े हुए। जी मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, बिल्कुल सरकार के सपोर्ट में है। और ये जो सारी कवायदें अभी चल रही हैं, ये तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और निशाना प्रधानमंत्री की कुर्सी है, निशाना 2014 का इलेक्शन है। जी जी मुरारी जी, आपने भी मोहन सिंह की बात सुनी। उन्होंने ये कहा कि इसको तीसरे मोर्चे की कवायद न समझा जाए, लेकिन अगर तीसरे मोर्चे की कवायद न समझा जाए, एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि हम उन लोगों को साथ ले रहे हैं जो एंटी बीजेपी हैं, जो एंटी कांग्रेस हैं, फिर क्या समझा जाए? किन लोगों को आप साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं? जो एंटी बीजेपी हैं, जो एंटी कांग्रेसी हैं, वही तो तीसरे मोर्चे वाले हैं। मोहन सिंह की बातों के दो पहलुओं पर मैं बात करूंगा। पहला तो ये कि पहले कांग्रेस की सरकार हाथी पर सवार हुआ करती थी, आजकल वो साइकिल पर सवार हो रही है। वो सरकार से बाहर हैं यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके समर्थन के बल पर ही सरकार टिकी हुई है कांग्रेस की। और मुझे तो एक बात और लगती है कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो देश में एक एंटी इनकम्बेंसी का सिचुएशन बना हुआ है, उनके खिलाफ जो जनमत निर्माण हो रहा है, उस विरुद्ध जनमत को वो बीजेपी की जगह थर्ड फ्रंट की ओर डाइवर्ट करना चाहते हैं, और इसलिए शायद तीसरे मोर्चे को कांग्रेस ही उकसावा दे रही है। एक बात। दूसरी बात कि मुलायम सिंह जी खुद भी जिन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, उन सब लोगों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कभी भी नेशनलिस्टिक फोर्सेज जो नहीं हैं, कभी भी देश के पोषक लोग नहीं हैं। और साम्यवादियों की जहां तक बात करें तो उनका हमेशा से चरित्र राष्ट्र विरोधी ही रहा है जी। और ऐसे लोगों के बल पर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर राष्ट्र का पोषण करेंगे, राष्ट्र का संवर्धन करेंगे, यह असंभव है। यह होने की संभावना नजर नहीं आती कहीं जी। तो वाकई में संभावना तो नजर नहीं आती, लेकिन राजनीति है और राजनीति में हर कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। बालाजी, अगर ये खासतौर से जो तीसरे मोर्चे की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, इसमें जिस तरीके से अभी जो उनके शामिल दल हैं, लेफ्ट को साथ में ले लिया है, AIADMK को भी शामिल करने की बात यहाँ पर चल रही है, अगर ये सारे दल मान लिया जाए कि एक साथ सम्मिलित हो भी जाते हैं, तो आप कितनी मुश्किलें यहाँ पर जो प्रमुख दो पार्टियां हैं उनके लिए आप देख पा रहे हैं? देखिए, तीसरे मोर्चे का जो इतिहास रहा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में, वो कोई बड़ा सकारात्मक नहीं रहा है। 75 में जो 77 की इमरजेंसी थी, इमरजेंसी के बाद जो गैर कांग्रेसी दल एकजुट हुए थे, उसके बाद उस राजनीति से उत्पन्न हुए सारे लोग, जो जेपी का आंदोलन था, ये सारे लोग उसकी उपज हैं, जेपी लोहिया के आंदोलन की जी। लेकिन इनका जो इतिहास रहा है, आप वीपी सिंह के शासनकाल को देख लीजिए, सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई थी। इसके बाद भी कई बार इन मोर्चों के गठन होने के प्रयास हुए, कई बार तो मोर्चा गठित होने से पहले ही विघटित हो गया।
कई बार मोर्चा बना लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। इसलिए इस मोर्चे में जो कोहेसिव फोर्स है, जो आपसी आकर्षण बल होता है, वो बिल्कुल अवसरवादी और स्वार्थपरक होता है जी। इसलिए ऐसे मोर्चे में वो सामंजस्य नहीं होता है, वो आकर्षण बल नहीं होता है, वो मजबूत बंधन नहीं होता है। सबको अपना अपने अपने अवसरवादिता करनी है, सबको अपने अपने सबके स्वार्थ हैं, स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है, तो ये जो मोर्चा है ये विघटित हो जाता है। इस बार भी जो लोग सामने आने की बात कर रहे हैं, वाम मोर्चे और मुलायम सिंह यादव में कभी खट्टा कभी मीठा रिश्ता बनता रहता है। इसके अलावा आपने AIADMK की बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आगामी राजनीति में जिस तरह से उन्होंने संकेत दिए हैं पिछले 2-3 एपिसोडों में, राष्ट्रपति के चुनाव में जो उन्होंने समर्थन दिया था, मुझे नहीं लगता है कि मुलायम सिंह के साथ वो लोग सीधा जाना चाहेंगे, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में एक निश्चित रूप से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को अभी से ही भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। भाजपा के नरेंद्र मोदी से जयललिता की जो आपसी बनाव है उसके बारे में वो जगजाहिर है जी। कहीं ना कहीं उनके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसके कारण वो इस समय NDA की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो बालाजी, माना जाए कि AIADMK जो है वो कुछ हद तक ही मान लिया जाए कि वो शामिल नहीं होगी मुलायम सिंह के इस प्रदर्शन में। अभी लगता है कि मुलायम सिंह यादव का साथ देने से पहले अभी इस मुद्दे पे भले ही साथ हो, लेकिन तीसरे मोर्चे के साथ आगामी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे नहीं लगता है कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ जाना पसंद करेंगे। इसके अलावा बीजू जनता दल है, बीजू जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, ये भी दो बड़े मुख्य घटक हैं। सॉरी, JDU जिस तरह से अभी NDA से एक अलग जाने की जो संकेत JDU के मिल रहे हैं, ये तो खैर वक्त बताएगा आगे क्या होता है। लेकिन इसके अलावा जो BJD की बात की जाए, उड़ीसा में जिनका शासन है, उन्हें भी, उनके पास भी डोरे फेंकने में मुलायम सिंह यादव कोई कोताही नहीं करेंगे, लेकिन वो भी इस बारे में अभी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ी संभावना ये बन रही है कि NDA अपने पुराने फॉर्म में आने के लिए NDA की तरफ से वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जो घटक पहले 2009 में इलेक्शन लड़े थे एक साथ, या उससे पहले जो NDA में थे, उनको वापस ले आने की कोशिश की जाए। तो फिलहाल देखा जाए तो तीसरे मोर्चे का जो पूरी कवायद है मुलायम सिंह यादव के लिए और वाम दलों के लिए एक बहुत बड़ी एक टेढ़ी खीर होगी, और आसान नहीं होगा कि गैर BJP और गैर कांग्रेसी दलों को आपस में जोड़ करके मोर्चा बनाया जाए, मोर्चा चले, उसे बहुमत भी मिल जाए और सरकार बन जाए। बड़ा दूर काम, बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रही है, बहुत मुश्किल है। और भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में तीसरे मोर्चे की कल्पना वाकई में एक बड़ा, ये कहा जा सकता है, टेढ़ी खीर है। बहरहाल बात यहाँ तीसरे मोर्चे की हो रही है, तो जो प्रमुख दो पार्टियां हैं उनकी तरफ से क्या क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पर, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, विकल्प तो आज देश के सामने खड़ा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी के जो साथी बाहर से कांग्रेस को समर्थन करते रहे हैं, मौके दर मौके सरकार को बेल आउट करते रहे हैं, वो विकल्प देंगे, ये देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी हो, लेफ्ट पार्टी हो, लगातार इस सदन में मांग कर रही थी कि इस विषय पे चर्चा हो जो कोल ब्लॉक के एलोकेशन हुए हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने सदन में गतिरोध कर रखा है, तो आज अब कम से कम इनके इस बात के कहने के बाद समाजवादी पार्टी, TDP या लेफ्ट के, अब भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए, और इस विषय पे जो लोकतंत्र में पार्लियामेंट सबसे सर्वोच्च है, इस पे 193 में समाजवादी पार्टी ने खुद मुलायम सिंह जी की और लालू जी ने सबने दे रखा है, और इस पे स्पीकर साहिबा ने चर्चा स्वीकार कर रखा है। तो अब ये इसके लिए निश्चित BJP जिम्मेदार होगी अगर इस तरह से सदन नहीं चलने देगी, और आज उन पार्टियों को बाहर बैठ के धरना देना पड़े और ये डिमांड करना पड़े जो डिमांड अगर शायद चर्चा होती तो चाहे जज की मांग करें, कोई पॉलिटिकल पार्टी जज की मांग कर सकता है, CBI की मांग कर सकता है, या जांच की मांग कर सकता है। ये प्रजातंत्र में बिल्कुल वाजिब हक है जो मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। बालाजी, दोनों की बात आपने सुनी। नकवी जी यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे कह रहे थे कि ये जो सपा है जिस तरीके कभी तीसरे मोर्चे की बात कर रही है उसको जनता सिरे से नकार देगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जगदम्बिका पाल का जो बयान था, देखिए सपा को उन्होंने यहाँ पर कुछ ज्यादा तीखे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा भी कि मुलायम सिंह यादव ने इस तरीके के सवाल किए थे कि इस पर बहस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। ये आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? कांग्रेस अभी भी आपको नजर आ रही है कि सपा के साथ है, वो इस प्रदर्शन को कहीं से ये नहीं मान रही है कि या उसके खिलाफ हो, वो सीधे तौर पर आप इसको देख पा रहे हैं? यही तो राजनीति है, यही राजनीति है। सपा के सपोर्ट से कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो उसके खिलाफ बोलने से 100 बार उसके पहले सोचना पड़ेगा,
इस अवसर को भी वो बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने से नहीं चूक सकते हैं, और ऐसा ही उन्होंने किया कि ये पूरा दोष बीजेपी का है। जबकि जो तीसरे मोर्चे में शामिल दल हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं और संवैधानिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उस पर कांग्रेस प्रहार कर रही है। अब इलेक्शन कमीशन, सीवीसी और सीएजी हमारी वैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान के द्वारा इनको अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, आप उन पे लगातार हमले कर रहे हैं। क्या आप संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर नहीं कर रहे हैं? क्या आप देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, प्रधानमंत्री ने एक तरह से जिम्मेदारी ले ली कि हाँ, उस काल में मैं कोयला मंत्री था और जिम्मेदारी मेरी बनती है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेने से इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? आज की राजनीति कहाँ जा रही है? बिल्कुल अवसरवादिता की राजनीति हो गई है, और शायद यही कारण है कि अपने जोड़ तोड़ के लिए ये राजनीतिक दल, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जी शायद यही जी बालाजी, ये भी बात आपने करी तो एक बड़ा दिलचस्प यहाँ पर इस तरीके का भी वाकया है कि जब रायबरेली में दौरे पर पहुंची थी सोनिया गांधी, तो वहां पर 1 मिनट के लिए मुलायम सिंह उनसे मिले थे, और आज हालात ये हैं कि 24 घंटे वहां पे लाइट मिल रही है। 1 मिनट की मुलाकात भी इतनी मेहरबान कांग्रेस की अध्यक्षा हो सकती हैं। ये किस तरीके का यहाँ पर आप माहौल देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो आप मुलाकात करते हैं, 24 घंटे बिजली का वहां पे आप सैंक्शन करवाते हैं, उस तरीके की वहां पे सुविधाएं देते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि मैं खिलाफ हूं, मैं धरने पे बैठ रहा हूं। देखिए, ये जो तीसरे मोर्चे का धरना है, ये बीजेपी की आक्रामक नीति जो रही है प्रधानमंत्री के इस्तीफे के ऊपर, सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी जिस तरह से हमलावर और आक्रामक हुई है, उसके आक्रमण की धार को कमजोर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से, अब ये फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं, तीसरे मोर्चे से अगर हम अलग हट जाएं, इस जो धरने की बात की जाए तो बीजेपी और एनडीए की धार को कमजोर करने की एक कोशिश है जो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के सपोर्ट में एसपी के द्वारा और तीसरे मोर्चे के अन्य दलों के द्वारा करी जा रही। जी, ताकि जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो, प्रधानमंत्री के इस्तीफे से डाइवर्ट होके वो इस धरने पर केंद्रित हो, और बीजेपी को भी सोचना पड़े, क्योंकि बाकी विपक्षी दल भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि संसद में बहस होनी चाहिए। तो कांग्रेस के डाइवर्सन की नीति है, और शायद ये कारगर भी हो सकती है, बीजेपी की धार कमजोर पड़ सकती है इससे। तो बीजेपी की धार कमजोर पड़ सकती है और या नहीं पड़ सकती है। बहरहाल कल जो जिस तरीके का यहाँ पे आंदोलन होने वाला है या जिस तरीके का प्रदर्शन होने वाला है, वो कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट को जरूर यहाँ पे इंगित कर रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इससे पहले भी इस तरीके की बयान दे चुके हैं। उस वजह से ही इस पूरी बात को इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि कल का जो प्रदर्शन है कहीं तीसरे मोर्चे का तिकड़म तो नहीं। बहरहाल मुरारी शरण शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़ने का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी, आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में प्राइम टाइम में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।